साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे दांतों में होने वाली झुर्रियों पर और इसके लिए हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर दीप्ति भल्ला जी, जिनका टूथ एंड इम्प्लांट नाम से क्लिनिक है तहसीनगंज चौराहा ठाकुरगंज रोड पे। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति, टूथ एंड इम्प्लांट्स डेंटल क्लिनिक लखनऊ से। हमारी क्लिनिक स्थित है ये तहसीनगंज चौराहे पे हरदोई रोड पर। और आपको अगर कोई दांतों से रिलेटेड या ओरल कैविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारी कार्य प्रणाली जो है बेसिकली हम लोग 4 चीजों पे फोकस करके अपना काम करते हैं। पहला, कोई भी समस्या को सही तरह से पहचानना और उसका कारण पहचानना, जिसको हम एक प्रॉपर डायग्नोसिस कहते हैं कि कोई भी समस्या है तो उसका प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए। दूसरा, ट्रीटमेंट प्लान, अगर कोई समस्या है तो उसके पीछे जो कारण है और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स। कभी कभी किसी प्रॉब्लम के लिए 2-3 प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन सा ट्रीटमेंट पहले होगा कौन सा बाद में, ये ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान देना। तीसरा, उसका एग्जीक्यूशन, जो भी ट्रीटमेंट होना है वो एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में और सही ट्रीटमेंट आधुनिक सुविधाओं सहित पेशेंट को मिले, ये हमारी सोच रहती है। और फोर्थ है, जब ट्रीटमेंट हो गया तो उसका फॉलो अप विजिट्स के लिए हम हमेशा पेशेंट्स को बुलाते हैं, जो कि ये है कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है तो आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे उसके बारे में बताने के लिए और फॉलो अप विजिट्स के लिए, ताकि वो चीजें, वो कंडीशन उस जगह पे मेंटेन रहे। तो इसके साथ हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले जो दांतों में झुर्रियां होती हैं, हाँ जी, वो होती क्यों हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है? दांतों में झुर्रियां, दांतों में गैप्स या फिर स्पेसेस, इनको हम मेडिकल टर्म्स में डायस्टमा कहते हैं। डायस्टमा मुंह के किसी भी जगह पे हो सकता है, दांतों में, ये पीछे के दांतों में भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। नॉर्मली अगर किसी को बैक टीथ में, पीछे के दांतों में डायस्टमा है तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, खाने में, च्यू करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, या अक्सर करके खाना दांतों के बीच में फंस जाता है। आगे के दांतों में जब डायस्टमा होता है तो बहुत ज्यादा नोटिसेबल होता है, मतलब कोई भी ये बता सकता है कि अच्छा आपके दांतों में स्पेसेस हैं, देख के ही समझ में आ जाता है। और आप भी बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, जब आप बात करते हो, जब स्माइल करते हो, तो वो सीधे सीधे गैप्स नजर आते हैं। पीछे के दांतों में पता नहीं चलता। पीछे के दांतों में अगर आप बहुत बड़ा मुंह खोलेंगे, बात करेंगे, तो हो सकता है कोई नोटिस करे जो आपसे डायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन दूर से देख के सामने के दांतों में अगर गैप्स होते हैं तो वो एकदम से नोटिसेबल होते हैं कि हाँ अच्छा, अब लोग तो पहचान भी किसी किसी की हो जाती है, अच्छा वो इंसान जिसके सामने के दांतों में गैप है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो कारण क्या होता है, क्यों होता है? हाँ जी, वही एक एक करके हम लोग लेते हैं कारणों को। पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो गैप्स हैं ये किसी भी एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, मतलब किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकते हैं, बड़ों में भी और बच्चों में भी। और दूसरी चीज ये कि ये किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी जेंडर है तो उनमें ये गैप्स हो सकते हैं। अब हम रीजन कि अगर हम बात करें कि क्या क्या कारण है, तो हम लोग इसको समझने के लिए एज ग्रुप को कैटेगराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छोटे बच्चों की। तो छोटे बच्चों में, जिन बच्चों में केवल दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ हैं, तो मिल्क टीथ में अगर गैप्स हैं तो यूजुअली ये एक अच्छा साइन है और होने चाहिए, मतलब ये नेचुरल स्पेसेस हैं, क्योंकि जब परमानेंट दांत निकलते हैं मुंह के अंदर तो वो उनका साइज बड़ा होता है और मिल्क टीथ, दूध के दांतों का साइज छोटा होता है, तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए ऑलरेडी नेचुरल स्पेसेस मुंह के अंदर होती हैं, जो कि दूध के दांत थोड़े थोड़े गैप पे होने चाहिए। उसके बाद दूसरी एज ग्रुप आती है जिसमें मिक्स डेंटेशन होता है मुंह के अंदर। मिक्स डेंटेशन का मतलब दूध के दांत भी हैं और परमानेंट टीथ भी है, मतलब दूध के दांत गिर रहे हैं, परमानेंट टीथ निकल रहे हैं। यूजुअली 6 to 11 ईयर्स के आसपास की जो एज ग्रुप है उसमें। तो इसमें गैप्स अक्सर करके बनते हैं क्योंकि दांत गिरते रहते हैं, दूसरे निकल रहे होते हैं। और दूसरी चीज, एक
सामने के दांतों में अपर इंसाइजर्स मतलब सामने के ऊपर के दांतों में गैप्स क्रिएट होते हैं 9 से 11 साल की एज के बीच में। तो ये भी नेचुरल गैप्स हैं जो कि सेल्फ करेक्टिंग होते हैं। ये इसको हम अगली डकलिंग स्टेज कहते हैं। तो ये भी खुद ही ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं परमानेंट सेट ऑफ टीथ की। तो अगर सारे मुंह के अंदर परमानेंट दांत निकल आए हैं, उस केस में अगर आपके दांतों के बीच में गैप्स हैं तो वाकई में थोड़ा सा ध्यान देने वाला, ध्यान पहले भी देना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये रूल आउट करना है, मतलब डेंटिस्ट ही बता पाएंगे कि आपके दांतों, जो बच्चों के दांतों में भी स्पेसेस हैं, वो नॉर्मल वाली स्पेसेस हैं या फिर वो किसी प्रॉब्लम की वजह से भी है। तो परमानेंट टीथ में अगर गैप्स हो रहे हैं या हैं गैप्स, तो एक चीज तो है कि वो गैप्स प्रेजेंट है और एक चीज है कि गैप्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो अगर गैप्स प्रेजेंट है तो उसमें सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो ये होता है कि हमारा जो दांतों का ओवरऑल साइज है, मतलब एक दांत का पर्टिकुलर साइज भी हो सकता है और सारे दांतों का ओवरऑल जो साइज है वो हड्डी के साइज से कम है। तो दांत स्पेस लेके निकलते हैं, दांतों में स्पेसेस प्रेजेंट हो जाती है। और हड्डी क्योंकि बड़ी है, दांत छोटे हैं, तो वो अपने आप मतलब उनमें झिर्रियां बनने लगती हैं। तो ये काफी कई बार ये जेनेटिकली रिलेटेड होता है। अच्छा। हाँ, इसी में मेनली अगर डायस्टमा है तो मेनली इसी कंडीशन की वजह से ये मतलब जनरेशंस में जाता है। ज्यादा केयर करने की जरूरत है जिनमें इसमें एक्चुअली अगर जेनेटिकली है तो इसमें तो ट्रीटमेंट फिर कराना ही पड़ेगा। केयर करने की बातों पे मैं आ रही हूँ अभी कि केयर किस कंडीशन में करनी है, मतलब इसमें तो आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। और मेन ट्रीटमेंट जो इसमें फिर होता है वो ऑर्थो ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो वो इन लोगों में जिनमें गैप्स प्रेजेंट है, तो उसमें ये एक चीज है कि जो उनका टूथ मटेरियल कम है, मतलब दांतों का साइज छोटा है, जॉ का साइज बड़ा है, एक ये रीजन है। अच्छा, दूसरी फिर एक चीज आती है कि कुछ हैबिट्स होती हैं ऐसी जो कि मतलब बैड हैबिट्स हैं, जैसे थंब सकिंग, जो आपके उसको स्पेस को बढ़ा देती है, स्पेस को बढ़ाती भी है और स्पेस को क्रिएट भी करती है। तो हैबिट्स में सबसे पहले आता है थंब सकिंग की हैबिट। नॉर्मली 3 साल से 4 साल तक अगर बच्चा अंगूठा पीता है तो वो ठीक हो जाती है कंडीशन बाद में। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं, लंबे टाइम तक कंटिन्यू करते हैं, तो उनके सामने के दांतों में, क्योंकि अंगूठा आगे के दांतों को पुश करता है पीछे से, तो वो गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर एक कारण आता है टंग थ्रस्टिंग का। टंग थ्रस्टिंग ये चीज है कि वो स्वॉलोइंग जब हम लोग कर रहे हैं तो वो सही तरीके से स्वॉलोइंग नहीं कर रहे हैं। तो उन लोगों में टंग थ्रस्टिंग एक्चुअली क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई इंसान स्वॉलो करता है तो टंग तालू पे रेस्ट करती है। जब भी आप थूक फोड़ते हैं तो टंग पीछे तालू पे रेस्ट करती है। लेकिन जिन लोगों में टंग थ्रस्टिंग होती है उनकी टंग आगे के दांतों के पीछे के पार्ट में रेस्ट करती है। तो वो जब भी स्वॉलो करेंगे तो वो आगे की तरफ दांत को पुश करेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से गैप्स क्रिएट होती हैं। और अगर इसके साथ में कभी कभी तो ये हार्मफुल नहीं भी हो सकता है, इसके साथ में अगर गम डिजीज हो गई, अच्छा, गम डिजीज होने की वजह से दांत लूज हो गए तो फिर बहुत ही जल्दी गैप्स बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ एज के हिसाब से भी कि बढ़ती उम्र में भी ऐसा वही मैं बताना चाह रही हूँ कि थंब सकिंग तो यूजुअली बच्चों से शुरू हुई, बचपन से शुरू हुई और वो बात तक जाएगी। टंग थ्रस्टिंग किसी भी एज में, टंग थ्रस्टिंग का ये है कि वो किसी भी एज को इन्वॉल्व कर सकती है। आपको बहुत बाद में जब बहुत ज्यादा गैप्स हो जाते हैं तब पता चलता है अच्छा हमें टंग थ्रस्टिंग की भी हैबिट है। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा रीजन गैप्स का है गम डिजीजेस, मसूड़ों की बीमारी और मेनली पायरिया। गम डिजीज जो है उसमें हम पहचानना कैसे है, मसूड़ों में सूजन, खून आना, ठीक है,
मसूड़ों से कभी कभी पस निकलती है, पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस, ये जो कंडीशन है इसमें दांतों का सपोर्ट कम हो जाता है, हड्डी नीचे बैठने लगती है, मतलब हड्डी की हाइट कम होने लगती है, जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो कम हो जाते हैं, तो दांत खुद ही लूज होने लगते हैं। और उसकी वजह से जरा से भी फोर्सेस, जरूरी नहीं है कि टंग थ्रस्ट की वजह से ही, जरा से भी फोर्सेस ओरल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर जो भी है, तो वो गैप बढ़ाते हैं। एक आपने देखा होगा बहुत लोगों के सामने के 2 दांतों में ही सिर्फ गैप होता है, ठीक है, तो उसको हम मिडलाइन डायस्टमा कहते हैं, बिल्कुल बीचों बीच गैप होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो वो डिपेंड करता है। उसके 2 कारण हैं कि हमारे होंठ के पीछे, ऊपर वाले होंठ के पीछे एक अटैचमेंट होती है फ्रीनम, ठीक है, किसी में पर्सन में वो फ्रीनम इतना मोटा हो जाता है कि वो दोनों दांतों के बीच में प्लेस हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से सामने के दांतों में गैप क्रिएट हो जाता है। एक रीजन है फिर कि सामने के ही दांत के पीछे एक एक्स्ट्रा टूथ होता है हड्डी के अंदर, उसको मीजियोडेंस कहते हैं, तो उसके होने की वजह से भी सामने के दांत में गैप हो सकता है। तो ये तो हुए कारण, अब इनका निवारण क्या होगा, इनको कैसे इनका इलाज होगा? इनका निवारण तो सबसे पहले तो डिपेंड करेगा कि कारण क्या है। अच्छा, ठीक है। सारी चीज आ जाती है कि रीजन क्या है, उसके पीछे का गैप्स होने का कॉज क्या है, मतलब उन कारण के हिसाब से ही आपकी इलाज चलता है, ट्रीटमेंट होगा। तो अगर हम ले लें कि दांतों के बीच में स्पेस है और जॉ साइज बड़ा होने की वजह से, दांत छोटे होने की वजह से, तो उस केस में ऑर्थो ट्रीटमेंट ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट होता है। इसमें ब्रैकेट्स और वायर्स की मदद से दांतों को पीछे खींच लिया जाता है, तो वो गैप्स फिल हो जाते हैं। ये अगर बच्चों में भी ऑर्थो ट्रीटमेंट बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। बड़ों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है क्लियर अलाइनर्स का। जो लोग ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते हैं वो क्लियर अलाइनर्स होते हैं, पता भी नहीं चलता है कि उन्हें कहाँ लगे। और इसके साथ में एक चीज और बता दूं कि कोविड टाइम चल रहा है, तो कोविड टाइम बेस्ट टाइम है शायद ऑर्थो ट्रीटमेंट कराने का, कहीं जाना भी नहीं है और मास्क लगा के रखना है पूरे टाइम। तो 1.5 साल के अंदर आपका इलाज कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा कारण अगर गम डिजीज का लें, तो गम डिजीज में उनका सबसे पहले तो आप ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, मतलब वो कंडीशन ही ना आए कि दांत फ्लेयर हो आपके, मसूड़ों कोई बीमारी हो। हाँ, मसूड़ों की कोई बीमारी, क्योंकि मसूड़े न्यू होते हैं और अगर वहां कोई दिक्कत आई तो स्पेस बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर हैबिट्स की बात करें, जैसे हमने बात करी थी थंब सकिंग की, टंग थ्रस्टिंग की, तो उस केस में हैबिट ब्रेकिंग काउंसलिंग होती है और हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस होते हैं जो कि पेशेंट को दे सकते हैं और उससे उनकी हैबिट को हम डिसकंटिन्यू करा सकते हैं। और फिर उसके बाद ऑर्थो ट्रीटमेंट या जो भी उसके साथ में कोई और ट्रीटमेंट लेना है तो वो करके दांतों को फिल किया जा सकता है। और अगर सपोज कोई ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहा है तो उस केस में कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। कि फिलिंग भी होती है? फिलिंग भी होती है। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री यहीं पे आ जाती है कि एक्चुअली सारी आपका लुक्स पे बहुत मैटर करता है कि आपके लुक्स कैसे हैं। और एक कहावत भी है कि यू आर नॉट फुली ड्रेस्ड अंटिल यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। ब्यूटीफुल स्माइल बहुत जरूरी है। तो वहां पे सारा रोल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का आ जाता है। तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि दांतों के शेप के ऊपर, साइज के ऊपर, उनके शेड के ऊपर काम करते हैं। मसूड़ों का जो कलर है उसको ठीक करने का काम इसमें सारे, मतलब नॉर्मल स्केलिंग से लेके और सर्जरीज तक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में पूरी आ जाती है। अच्छा, फिलिंग जो होती है वो कितनी पॉपुलर है, कितनी रिलायबल है? फिलिंग एक क्विक प्रोसीजर है। टूथ कलर फिलिंग जो गैप्स के लिए होती है, सबसे पहले तो बहुत बड़े गैप्स होंगे तो फिलिंग का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो स्टे ही नहीं करेगी। और जो टूथ कलर फिलिंग्स हैं चेयर साइड होती है कि आपका काम 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही खत्म हो जाएगा और आपको जो सामने के दांतों में गैप है वो खत्म हो जाएगा इससे। बस ये है इन सब जो जितना भी ट्रीटमेंट है फिलिंग का, तो वो हमें ये ध्यान देना है कि एक तो सबसे पहली बात तो कि हर
जो भी प्रोसीजर, जो भी ट्रीटमेंट है, वो हर इंडिविजुअल के लिए एक जैसा नहीं है, अलग-अलग, एक जैसा नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि फिलिंग से हम नहीं ठीक कर सकते हैं, वो भी नहीं सही होगा, और फिलिंग से ठीक कर सकते हैं सब लोगों को, तो वो भी नहीं ठीक होगा। मतलब उसको हमें कोरिलेट करना पड़ेगा एग्जैक्टली कंडीशन क्या है और कितना बड़ा स्पेस है। लेकिन ये कितने दिन तक टिकी रहती है? क्योंकि आमतौर पे माना जाता है फिलिंग है तो हो सकता है जल्दी हट जाए। फिलिंग टिकी रहती है, ऐसा नहीं है। फिलिंग्स डिपेंड करता है मटेरियल पे, बहुत डिपेंड करता है। अच्छे मटेरियल्स हैं, फिलिंग स्टे करती है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो कि ध्यान में देनी ही होती हैं। फिर आपको सामने से बाइट करने के, मतलब पेशेंट को हम लोग मना कर देते हैं कि सामने से कुछ बाइट नहीं करना है आपको डायरेक्टली। आपको एप्पल बाइट करके नहीं खाना है, गुआवा बाइट नहीं करना है, कोई भी हार्ड चीज बाइट नहीं करनी है। तो वो एक अवॉइड करना ही पड़ता है अगर सामने के दांतों पे फिलिंग से हमने दांत ठीक किए हैं तो। कुछ दांतों की खूबसूरती और अच्छी स्माइल के टिप्स अगर दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ जी, सबसे पहले तो आ जाता है, कोई भी ट्रीटमेंट है तो सबसे पहले हाइजीन आ जाती है। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करनी ही करनी है। हाइजीन के लिए टिप्स हैं तो ब्रशिंग हो गया, प्रॉपर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, प्रॉपर रिंस करना, उनको हमेशा जब भी कुछ खाना खाएं तो कुल्ला करना। उसके बाद टंग को अपनी प्रॉपरली साफ करना है। ठीक है, तो ये हाइजीन टिप्स है। अच्छा, फ्लॉसिंग की थोड़ा सा हमें हैबिट आनी चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूंगी कि जिनके दांतों के बीच में गैप्स हैं तो उनको कैसे केयर करनी। नहीं, फ्लॉसिंग अवॉइड नहीं करनी है उन्हें, उनको फ्लॉसिंग अवॉइड नहीं करनी है। अगर कम गैप्स हैं तो फ्लॉसिंग काम करेगी। ठीक है, फ्लॉसिंग का पूरा तरीका सीखना है पहले डेंटिस्ट से, और जो भी मतलब स्टडी मटेरियल्स है कि आप कैसे फ्लॉस कर सकते हो, तो उससे पहले फ्लॉसिंग का तरीका सीखना है। उसके बाद एक टूल्स आते हैं गैप्स के लिए, इंटरडेंटल ब्रशेस। ठीक है, वो यूज करने की आदत डालनी है। अच्छा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टूथपिक क्योंकि हार्म करती है मसूड़ों को भी और दांतों को भी, तो उसकी जगह पे आदत डालनी है इंटरडेंटल ब्रशेस की। ये सिर्फ उनकी बात हो रही है जिनके दांतों के बीच में गैप्स हैं। हाँ जी, और प्रॉपरली रिंस करिए। ठीक है, हेल्दी फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी प्रॉपरली लेना है हाइजीन मेंटेन करने के लिए। स्माइल का भी कोई तरीका है कि जिसकी खूबसूरत स्माइल दिखे? स्माइल का तरीका वही हम लोग एक बार फिर से बात करते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के बारे में। देखिए, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री दंत चिकित्सा क्षेत्र की एक ऐसा विकल्प है कि ये ना केवल दांतों को खूबसूरत दिखाती है, बल्कि आपकी जो मुस्कान है उसमें चार चांद लगा देती है, एकदम स्माइल को इनहांस कर देती है। ठीक है, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें क्या चीज दिखती है किसी सामने वाले के स्माइल में? तो दांत दिखते हैं, मसूड़े दिखते हैं, उनकी बाइट दिखती है। बाइट मतलब वो किस जगह पे आके ऊपर नीचे के जॉ बंद हो रहे हैं, उससे भी फर्क पड़ता है चेहरे के ऊपर वो, और ओवरऑल स्माइल। दांतों पे ले तो दांतों की शेप ठीक करना, दांतों का साइज ठीक करना आ जाता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में। दांतों के शेड्स ठीक करना, जैसे कि वाइट के भी अराउंड 50 शेड्स हैं जिनमें हम लोग काम करते हैं, तो वो सारी चीजें भी इसमें आती हैं। फिर गम्स में डीप पिगमेंटेशन होता है। गम्स जिनके थोड़े से काले दिखते हैं मसूड़े, उनके लिए डीप पिगमेंटेशन होता है, जिसमें कि सर्जिकली और लेजर की मदद से हम लोग उनको क्लीन कर सकते हैं। ओवरऑल स्माइल, ओवरऑल अलाइनमेंट। अच्छा, दांतों का इसमें अलाइनमेंट कैसा है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखते हैं हम लोग। अच्छा, और ये सारी सुंदरता को सारी चीजें सुंदरता बढ़ाती हैं। चलिए, अब हमें लगता है कि आप लोगों ने डॉक्टर साहब के विचारों को, बातों को सुना है, और अब आपकी स्माइल इससे कुछ सुंदर होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, ताकि हम नए किसी टॉपिक पर आपके साथ जल्दी बात कर सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति, और आप सबका भी कि जो आप हमें देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।